गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप तमाम दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 के यहाँ पे प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 है, इसके सेट नंबर 12 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसमें जीके और जीएस के प्रश्न को शामिल किया गया है। और इससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल के साथ पहली बार ज्वाइन किया है तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का प्रयास कर दें। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इस प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 11 तक जीके और जीएस का प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। उसमें कई सारे सेट ऐसे होंगे जिसमें जीके, जीएस और रीजनिंग और साथ ही साथ मैथ के प्रश्नों को भी कंप्लीट किया होगा, और कुछ ऐसे वीडियो होंगे जिसमें सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न को शामिल किया गया था। तो आप इसको, जितने भी वीडियो आपको पहले से करवाए गए हैं, जितना भी क्लास हुआ है, उसका प्लेलिस्ट आपको अलग से बना दिया गया है और सारे प्लेलिस्ट आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपने अगर वो क्लास मिस किया है तो आप यहाँ से प्लेलिस्ट के माध्यम से उसे देख पाएंगे। तो चलिए इस सेट की शुरुआत करते हैं, सेट नंबर 12 की जीके और जीएस के प्रश्नों के साथ। तो यहाँ पे कह रहा है, पहला प्रश्न है 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की थी। सबसे पहले प्रश्न के बारे में यह समझेंगे कि यह किसके बारे में कह रहा है। तो राजीव गांधी की सरकार में जो 1986 में लोकतंत्र के लिए पंचायती राज के लिए एक समिति गठित की गई थी, वह समिति पूछ रहा है कि किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो इसको LM सिंघवी समिति की अध्यक्षता में 1986 में राजीव गांधी के सरकार में इस पंचायती राज का गठन किया गया था। ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इस LM सिंघवी समिति के द्वारा कई सारी सिफारिशें रखी गई थी। उसमें से कई सारी सिफारिशें थी जिसका बारे में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो कुछ प्रमुख सिफारिशें, जैसे कि गाँव के एक समूह जो है उनके लिए न्याय पंचायत की स्थापना करना था। दूसरे सिफारिश की अगर बात करेंगे तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देनी चाहिए थी। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए गांवों को मान्यता दी जानी चाहिए, और साथ ही साथ ग्राम पंचायत के पास इतना वित्तीय संसाधन होना चाहिए ताकि वह क्या करे, अब बेहतर से कार्य संपन्न कर पाए। इसके बारे में इसी LM सिंघवी समिति की अध्यक्षता में जो 1986 में गठित हुआ था, इसमें इन तमाम सिफारिशों के बारे में चर्चा किया गया था। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला नंबर ऑप्शन में है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा तो नामित किया ही जाता है, और यह कथन आपका सही है। ठीक है, लेकिन वह सदस्य किस क्षेत्र में होते हैं, किसी खास क्षेत्र में अपना एक विशेषता रखते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। चाहे वह कला के क्षेत्र में हो सकते हैं, चाहे वह साथियों साहित्य के क्षेत्र में हो सकते हैं, अथवा वह विज्ञान के क्षेत्र से भी वह संबंधित हो सकते हैं। राज्यसभा की अगर सीट की अगर संख्या की बात करेंगे, राज्यसभा में सीटों की संख्या की अगर बात करेंगे तो कुल 250 निर्धारित की गई थी। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा में 225 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और 8 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 12 सदस्य जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो कि अलग अलग क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। प्रश्न संख्या 3, तीसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या दिया हुआ है, पंचवर्षीय योजना के बारे में, और सूची 2 जो है उसका आरंभ वर्ष। दूसरे में पूछ रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। अब बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना की, सबसे पहले यहाँ पे नहीं है जिक्र, तो वह आपका 1951 से लेकर 1956 तक था, है ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, फिर दूसरा था आपका 1956 से लेके 61 तक। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर बी में है, और यहाँ 56 से उसकी शुरुआत हुई थी, तो बी का 2 हो जाएगा। तो बी का 2 आपका ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन ऐसे कैंसिल हो जाएगा। डी नंबर भी ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बी वाला कहाँ पे है, बी वाला ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन
2 में है। लेकिन यह तो हम लोग मैच कर लिया बी का। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे पहले ऑप्शन से 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वह साथियों 1974 में आरंभ हुई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करेंगे तो वह 1974 में थी। तो ए का 1 ऑप्शन ए में भी है और बी में भी है, तो यहाँ से हम आंसर तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसके अलावा 8वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात करेंगे तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह आपका 1992 में शुरू हुआ था, ठीक है। 8वीं पंचवर्षीय योजना आपका 1992 में हुआ था, तो सी का 4 है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। और एक मात्र और बचा हुआ है 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की, है ना, जो आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वह हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था। प्रश्न यह एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जाता है और हमने बताया था कि 1951 से 56 तक यह प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था 1956 से लेकर 61 तक चला था और यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, चौथे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। तो यह सुझाव जो है जी मिडल साहब के द्वारा दिया गया था, जिसको हम गुनार्ड मिल्डर के नाम से जानते हैं। गुनार्ड मिल्डर, ठीक है, पूरा नाम है इनका गुनार्ड मिल्डर। रोलिंग प्लान जो है उसके अंतर्गत अनवरत यानी कि लगातार, है ना, अनवरत जो है माने एक अधिक समय तक, अनंत काल तक तो नहीं कहेंगे, लेकिन अनवरत लगातार प्लान चलती रही। वर्ष 1978 में जो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, उनके नेतृत्व वाले जनता पार्टी सरकार ने भारत के लिए इसे स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है। देखिए है नहीं पूछा जा रहा है। एग्जामिनेशन में क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में इस नहीं को क्या करते हैं, मिस कर जाते हैं। तो नहीं कह रहा है, कह रहा है कि किसका संबंध इसमें से लोक नृत्य है, किसका संबंध असम से नहीं है। तो देखिए बिहू असम का फेमस है लोक नृत्य, इसके अलावा नट पूजा भी की जाती है और यह चोगली भी की जाती है, ठीक है। लेकिन आपका बधाई जो है, बधाई का संबंध असम राज्य से नहीं है। यह जो इसका संबंध आपका मध्य प्रदेश से पड़ता है, MP, मध्य प्रदेश से इसका संबंध है। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए। प्रश्न में कह रहा है कि इसमें से जो अर्थशास्त्री दिए हुए हैं उनमें से कौन से अर्थशास्त्री थे जो कि नेशनल इनकम के बारे में दूरगामी कार्य किए हैं। मैं उनका एक कार्य इस नेशनल इनकम के बारे में बहुत अधिक एक्सपीरियंस रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो यह थे VK राव। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम अर्थशास्त्री के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वह दादा भाई नौरोजी थे। उन्हीं के द्वारा सबसे पहले धन निष्कासन की सिद्धांत की चर्चा की गई थी, जिसमें अंग्रेज़ों के द्वारा भारत से जो कच्चा माल था उसको सस्ते दाम पे खरीद के बाहर ले आया जाता था, यानी कि इंग्लैंड भेजा जाता था, और वहाँ से जो रॉ मटेरियल तैयार होता था दोस्तों, उसे यहाँ पे भारत में महंगे दामों पर बेचा जाता था। और इसी सिद्धांत को ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से, ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से दादा भाई नौरोजी के द्वारा इस पर चर्चा किया गया था। धन निष्कासन का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न संख्या 7, 7वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एकाधिकार का अर्थ क्या होता है। एकाधिकार का मतलब एक का अधिकार, सीधी सी बात है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एकाधिकार मतलब एक का अधिकार, तो एकल विक्रेता हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, 8वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी होती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है, ऐसा पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर, ऑप्शन नंबर डी। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में संपन्न हुआ था इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस। उसी में 180 डिग्री याम्योत्तर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया था, माना गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चूँकि सागर
बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होके गुजरती है। प्रश्न संख्या 9, 9वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कोणार्क मंदिर के देवता है, कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सूर्य। आप देखे होइएगा, कोणार्क मंदिर देखे होइएगा तो वहाँ पे सूर्य के जैसा आपको दिखाई इस टाइप का उस मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। तो यह सूर्य देवता का मंदिर है, सूर्य को समर्पित मंदिर है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस मंदिर की कई सारी विशेषता हैं, जैसे कि यह जो है मार्तंड का सूर्य मंदिर, जो कि अगर बात करेंगे तो वह कश्मीर में है, और कोणार्क का मंदिर से सूर्य देवता को समर्पित है ही है। आप यहाँ पे जाएंगे तो एक बहुत बड़ा एक पिंड टाइप का, पिंड नहीं कहिए, मंदिर का एक गुंबज टाइप का जो रहता है, उसमें आपको सूर्य देवता का जो है चित्र उकेरा हुआ है। वहाँ की एक विशेषता है, अलग अलग विशेषताएं अलग अलग मंदिरों की होती है, उन्हीं में से एक विशेषता है। इसके अलावा अगर बात करें प्रश्न संख्या 10 की, तो उसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो यह है अनुच्छेद 40। इसी अनुच्छेद 40 के माध्यम से भारतीय संविधान का अनुच्छेद है आर्टिकल 40, यह राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है, या इसी के माध्यम से अधिकार होता है कि आप इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 11, 11वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था? तो यह विलय किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा अवध राज्य पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में विलय कर दिया गया था। कुशासन का आरोप लगाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, और उसमें क्या किया गया था? विलय कर लिया गया था। और सबसे पहले जो है यह जो है राज्य हड़प का जो नीति था, उसके तहत महाराष्ट्र का सतारा जो है वह विलय हुआ था सबसे पहले, और यह एग्जामिनेशन में आपको कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? इसे दोस्तों मृदा अपरदन के नाम से जाना जाता है। मृदा की कुछ जो है कुछ इंच मिट्टी उपजाऊ होती है ऊपरी, ठीक है, जो कि अपरदन के कारण क्या होती है? नष्ट होती है। तो जब नष्ट होगी तो उससे उसकी उर्वरा शक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, प्यूर्टो रिको खाई, यह एक खाई है, निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो यह आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है, और इस खाई की गहराई जो है वो 8392 मीटर तक है। इसकी मतलब डीप कहिए, है ना, गहराई की अगर बात की जाए तो यह 8392 मीटर डीप है, गहरा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुल मिला के अभी तक 57 गर्तों को खोजा गया है, 57 गर्तों को अभी तक खोजा गया है, जिसमें आपका 32 जो है प्रशांत महासागर में मिल जाएंगे। प्रशांत महासागर में 32 है। इसके अलावा 19 अटलांटिक में है और 6 आपका हिंद महासागर में है। प्रश्न संख्या 14, बुशवेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। यह जो है दक्षिण अफ्रीका में यह देखने को मिलता है, और बुशवेल्ड एक क्या है? घास का मैदान है, घास का स्थल है, जो कि कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? डिस्टेंस की बात कर रहा है, दूरी के हिसाब से, है ना, तो सबसे नज़दीक नहीं, सबसे दूर। तो सबसे दूर जो है वह नेपच्यून है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वरुण ग्रह की खोज जर्मन के खगोल शास्त्री जोहान गॉले के द्वारा 1846 में किया गया था। वरुण का रंग हरा होता है, हरे रंग का होता है, और इसके चारों ओर मीथेन का बादल छाया हुआ था, या मीथेन से घिरा हुआ होता है। वरुण का प्रमुख उपग्रह टिट्रॉन है। प्रश्न संख्या आपका 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? यह सानिया मिर्जा है, जिन्होंने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। विजेंद्र सिंह 2008 में बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और गगन नारंग के द्वारा वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में
कांस्य पदक जीता गया था। अभी अगर हम बात करें तो आपके भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा। इनके द्वारा जो है जेवलिन थ्रो में, जिसे भाला फेंक कहते हैं, उसमें उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक दोस्तों बृहदत्त था। बृहदत्त इसका अंतिम शासक था और मौर्य वंश का संस्थापक जो था चंद्रगुप्त मौर्य था। इनके प्रधानमंत्री जो थे वह थे चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस बृहदत्त जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या कर दी गई थी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, और पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को का निवासी था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता जो है वह 1333 ईस्वी में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इब्न बतूता को दिल्ली का काजी 1333 में बनाया गया था और 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेजा था और इनके द्वारा एक अपना यात्रा वृत्तांत रेहला के नाम से लिखा गया है इब्न बतूता के द्वारा। यह इनका यात्रा वृत्तांत है। प्रश्न संख्या 19। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो यह मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था जो है वह उत्तराखंड राज्य की एक अर्थव्यवस्था है। राज्य पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2000 के अधीन उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था। आप याद रखेंगे उत्तराखंड यूपी का पार्ट हुआ करता था और उसे 2000 में अलग किया गया था। प्रश्न संख्या आपका हो गया 20। 20वें नंबर प्रश्न में दोस्तों कह रहा है कि म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? यहाँ का प्रमुख धर्म जो है वह बौद्ध धर्म है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है और सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। अमीर खुसरो एक डैश थे। अब जाहिर सी बात है अमीर खुसरो का कई बार चर्चा हुआ है। वह जो है किसी एक विद्या में निपुण नहीं थे, कई सारी विद्याओं में थे। वह एक संगीतज्ञ थे, कवि भी थे। मेनली आप उनको कवि कह सकते हैं। अगर यह पूछे कि इनमें से प्रमुख कौन थे तो वो कवि थे, साथ ही साथ वह इतिहासकार भी थे। तीनों थे, है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय के द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो न्यायालय के द्वारा जो है रीट जारी किए जाते हैं। मौलिक अधिकार की अगर बात करेंगे, इनको लागू करने के लिए, अप्लाई करने के लिए न्यायालय के द्वारा रीट जारी किया जाता है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 32 है, इसी के अंतर्गत, इसी के अधीन संवैधानिक उपचार का वर्णन है। और अनुच्छेद जो है यह आपका अनुच्छेद जो 32 है उसके अंतर्गत कुल 5 रीट जारी करने का अधिकार जो है वह सुप्रीम कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के माध्यम से 5 रीट जारी कर सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 नंबर प्रश्न अभी रह रहा है। कह रहा है कि कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं, यानी पत्ता वहाँ से पूरा झड़ जाता है ना। तो वह कौन सा हो जाता है? यह है पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। पर्णपाती वन को पतझड़ वन भी कहा जाता है। भारत में पर्णपाती वन अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 नंबर प्रश्न में साथियों पूछा गया है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? यह विरूपाक्ष मंदिर जो है वह हम्पी में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम्पी जो है साथियों वह विजयनगर जो थी उस राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? तो यह तुंगभद्रा जो है उस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है हम्पी कर्नाटक में अवस्थित है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हम्पी किस राज्य में, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था?
देखिए प्रश्न को एक बार समझिए। इस प्रश्न में कह रहा है कि गोलकुंडा के कौन से मुस्लिम राज्य का उदय यानी कि उनका विकास किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेष पे हुआ था? तो यह था वारंगल। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो था उनके समय प्रताप रुद्रदेव तृतीय वारंगल के शासक हुआ करते थे। ठीक है। एक बार फिर से समझेंगे कि यह जो अलाउद्दीन खिलजी था उसके समय जो प्रताप रुद्रदेव तृतीय हुआ करते थे वह वारंगल के शासक हुआ करते थे और वारंगल में काकतीय वंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। भारत से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? तो वह शासक था देवराय द्वितीय। जब भारत से आया था अब्दुल रज्जाक, ठीक है ना, उसकी हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक देवराय द्वितीय हुआ करता था। विजयनगर राज्य में अनेक विदेशी यात्री आए अलग अलग देशों से, जिसमें अब्दुल रज्जाक भी शामिल था। अब्दुल रज्जाक ने अब विजयनगर साम्राज्य में 300 बंदरगाह होने का उल्लेख किया है। प्रश्न संख्या 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है? उसका अर्थ होता है ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेद की अगर बात करेंगे तो वेद कुल 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका जिक्र किया गया है ऋग्वेद, है ना, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया अथर्ववेद है। ठीक है। और तिराकुल को 5वां वेद कहा जाता है। तिराकुल दक्षिण भारत का वेद है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 नंबर प्रश्न में दोस्तों कह रहा है कि सांभल लवन, देखिए सांभल लवन झील कहाँ पे स्थित है? तो यह सांभल लवन झील जो है वह दोस्तों राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा। सांभर झील भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। प्रश्न संख्या 30। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? तो मुंबई में चला था 1853 में। ठीक है, 1853 में चला था, बॉम्बे से लेके थाने के बीच, और एग्जैक्ट डेट था 16 अप्रैल 1853। और यह रेंज जो था, डिस्टेंस की अगर बात करें तो कुल 34 किलोमीटर तक चला था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चला था। रेलवे का जनक भी उनको कहा जाता है। रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है वह साथियों 1905 में की गई थी। और यह जो चला था ट्रेन पहली बार 1853 में, उसमें कुल 14 डिब्बे हुआ करते थे। डिब्बों की संख्या जो है वह 14 हुआ करती थी। और इसमें 400 लोगों ने क्या किया था? यात्रा की थी। 400 लोगों ने इसमें यात्रा की थी। और इस ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन। इस ट्रेन का नाम था दोस्तों डेक्कन क्वीन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है वह भारत में नहीं है, जबकि महानदी, रावी और चिनाब इसका उद्गम क्षेत्र जो है, स्थान है, वो भारत में पड़ता है। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र की तो वह तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी में स्थित हिमानी से निकलता है। ठीक है, हिमानी जो कि समुद्र तल से कितना है? 5150 मीटर की ऊंचाई पर है। तो यह निकलता है आपका दोस्तों तिब्बत से। और तिब्बत की अगर बात करें तो इस ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई जो है वह 2900 किलोमीटर है, जबकि भारत में यह 916 किलोमीटर भारत में इसका रेंज पड़ता है, क्षेत्र पड़ता है। प्रश्न संख्या 32। डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है अथवा कहा जाता है? तो यह है अरुणा आसफ ईलानी। ठीक है, अरुणा आसफ अली जो है उन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। और सरोजिनी नायडू जो है
वह जो थे क्या बोलते हैं, भारत की, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय अध्यक्ष थी, महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन ए यहाँ से इसके संदर्भ में अगर प्रश्न पूछेगा। और यहाँ पे ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से अरुणा असफ अली को जाना जाता है। सरोजिनी नायडू जो थी वह जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनी थी 1925 में बनी थी, कानपुर अधिवेशन में, है ना, कानपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है। तो इनका संबंध है लाल बहादुर शास्त्री का, यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अनुसार। लाल बहादुर शास्त्री के समय जो है 1965 में पाक भारत के बीच, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है यह समझौता हुआ था। 10 जनवरी 1966 को दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था 1966 को, ठीक है, 1965 को नहीं हुआ था, 1966 को हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही करने का मतलब जो है बड़ा से यानी ज़्यादा जनसंख्या से कम की ओर। अभी देखिए, अभी यहाँ पे इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिया हुआ है बिहार का, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है सबसे ज़्यादा बिहार का, उसके बाद बंगाल का और केरल का। तो ऑप्शन ए यहाँ से हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1106 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर था, प्रति वर्ग किलोमीटर ऐसा कह सकते हैं। और प्रश्न में आपसे जनसंख्या घनत्व ही पूछ रहा था, तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा था। और यहाँ पे बी में केरल से शुरुआत हो रही थी, डी में बंगाल से शुरुआत हो रही थी, सी में केरल से शुरुआत हो रही थी। तो जाहिर सी बात है अगर आपको नहीं भी याद रहेगा, एकमात्र ऑप्शन अगर बिहार याद रहेगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व यहाँ का था, तो इसके माध्यम से भी आप आंसर तक पहुँच सकते थे। और सबसे कम जनसंख्या जो था वह अरुणाचल प्रदेश का था। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व था 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसका जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि आमेर महल कहाँ पर स्थित है। तो यह आपको जयपुर में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। सवाई जयसिंह जयपुर के प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे और सवाई जयसिंह ने 5 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। जयपुर की अगर बात करें तो आप जानते होंगे पिंक सिटी के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है। तो यह आपका हो जाएगा सुल्तानपुर। जबकि मानस की अगर बात की जाए, मानस टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और सरस्का टाइगर रिजर्व की अगर बात करें, इसका नाम आपने सुना होगा। और यह सुल्तानपुर की अगर बात की जाए तो यह बाघ संरक्षण स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया अथवा लॉन्च किया। तो यह हो जाएगा इसका आंसर सिंगापुर, ठीक है। जुलाई में सिंगापुर का जो है 7 उपग्रह को सफलतापूर्वक इसरो के द्वारा PSLV C56 रॉकेट से क्या किया गया, प्रक्षेपित किया गया। अगर PSLV की बात करें तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च और व्हीकल के नाम से इसे जाना जाता है। आपका एग्जामिनेशन में आपसे कभी PSLV का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जा सकता है और पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 38। भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। भारत पर पहली बार हुनों का आक्रमण की अगर बात करें तो यह हुआ था अस्कंद गुप्त के शासनकाल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्कंद गुप्त हुन को पूरी तरह परास्त कर दिया गया था। अस्कंद गुप्त के द्वारा हुन को पूरी तरह से बुरी तरीके से ऐसा कह सकते हैं परास्त किया गया था, पराजित कर दिया गया था। अस्कंद गुप्त को अंतिम महान गुप्त शासक के नाम से या अंतिम महान शासक हम कह सकते हैं, कहा जाता है इतिहास में। प्रश्न संख्या 39। वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है। तो यह हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट
नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क है और जो कि इसका निर्माण 1936 में किया गया था। और जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वह उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न संख्या 40। और एक और बात साथियों कि 1973 में इसे जो है वह भारत के टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। प्रश्न संख्या 40 में कह रहा है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो यह साथियों धन लूटने के हिसाब से आया था। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके हिसाब से बात करें तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने के लिए धन का संचय संग्रह करना, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इतना लंबा चौड़ा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने क्या बोला, धन लूटना जो था उसका प्रमुख उद्देश्य था, लेकिन किसके लिए, तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना था और उसके लिए उसे धन की आवश्यकता थी। तो इसीलिए जो है महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। यही उसका प्रमुख उद्देश्य था। मंदिरों में बहुत सारे खजाने थी, उसी को लूटना इसका प्रमुख उद्देश्य था। प्रश्न संख्या 41। निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन है। तजाकिस्तान की राजधानी जो है वह दुशांबे है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। जुलाई से अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन, जो कि जर्मनी है, वहाँ पे आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाज के द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किए गए। तो कुल जो है यहाँ से 3 जो है ना, बर्लिन में जो आयोजित हुआ था उसमें विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 तीरंदाज के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। 2 स्वर्ण पदक तीरंदाज के लिए क्रमशः अदिति गोपीचंद स्वामी महिला एकल में एवं ओजम प्रवीष देवताले पुरुष एकल में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तीसरा स्वर्ण पदक की अगर बात करें तो तीसरा स्वर्ण पदक सम्मिलित रूप से ज्योति सुरेख और वेन्नम परनीत कौर ने जीता था। प्रश्न संख्या 43। दोस्तों आप ऐसा नहीं सोचिए कि बीच बीच में होता है ना कि उतना लिखने में समय बहुत जाता है, तो अमुक पॉइंट जो प्रमुख जिसको कहते हैं या अमुक कहते हैं वह पॉइंट मैं लिख देता हूँ। बाद बाकी बोलने से क्या होता है कि आप सुन भी लेते हैं और सुनने से याद भी रहता है और लिखने में आपका समय भी लंबा नहीं जाता है। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम कहवा, जिसे कॉफ़ी कहते हैं, उसका बागान लगाए गए थे। तो सबसे पहले यह बागान जो है वह चिकमंगलूर जनपद में लगाया गया था। कॉफ़ी को क्षेत्रीय भाषा में कहवा के नाम से भी जाना जाता है और चिकमंगलूर जो है वह कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और भारत में सबसे अधिक कहवा यानी कि सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन जो है वह कर्नाटक में होता है। अब विश्व की बात की जाए तो ब्राज़ील जो है कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। उपन्यास द ओपीएस ट्रॉफी के लेखक कौन है। इस पुस्तक को है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, खुशवंत सिंह ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 तो हो गया दोस्तों। 45 निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे। जीवी मावलंकर थे। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। और जीवी मावलंकर की अगर बात करें तो उनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। प्रश्न संख्या 46। नदियों को जोड़ने जिसको इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के नाम से जाना जाता है, रिवर्स यानी कि RIVERS, तो इसलिए रिवर्स लिखा गया है। एक नदी जोड़ी परियोजना कह सकते हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत डैश नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है, यानी कि अभी पूर्ण नहीं हुआ है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बेतवा। ठीक है, जो नदियों के जोड़ने के लिए जो इंटरलिंकिंग परियोजना थी, इंटरकनेक्टिंग परियोजना भी कह सकते हैं ऑफ रिवर्स, इस कार्यक्रम के अंतर्गत बेतवा नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य जो है वह निर्माणाधीन है। केन नदी मध्य प्रदेश स्थित है। मध्य प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों से यह निकलती है और 427 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद में यह यमुना में जाकर मिल जाती है। प्रश्न संख्या 47 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं। तो यह जो है अटलांटिक महासागर के भाग है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, कह रहा है कि मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश कौन था। इसका आयोजन जो है वह भारत में किया गया था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की अगर हम शुरुआत की बात करें, स्टार्ट कब से हुआ था, तो 1951 में यह स्टार्ट हुआ था। प्रश्न संख्या दोस्तों पूछा गया है, हाँ 49 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। तो यह गेम था दोस्तों तलवारबाजी में मध्य प्रदेश में जो कि आयोजित हुआ था इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। तो तलवारबाजी में 2023 में बिहार के जो आकाश कुमार है उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया अथवा गोल्ड मेडल जीता। बहुत ही सम्मान की बात है। प्रश्न संख्या 50, लेकिन इसके अलावा इस खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 से संबंधित अगर हम बात करेंगे तो उसमें महाराष्ट्र जो है वह 161 पदक जीता था। यह याद रखेंगे, 161 पदक के साथ शीर्ष पे था, ठीक है, प्रथम स्थान पे था, जिसमें उनके द्वारा महाराष्ट्र के द्वारा 56 गोल्ड मेडल जीते गए थे। इसके अलावा 55 सिल्वर मेडल और 50 जो है वह इसके ब्रोंज मेडल थे। कुल मिला के 161 पदक के साथ महाराष्ट्र जो था वह शीर्ष स्थान पर रहा था और हरियाणा 128 पदक के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर था। प्रश्न संख्या 50, जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO इसका स्थायी सदस्य बना है। तो यह देश जो है वह ईरान है, जो कि क्या बना है, SCO का स्थायी सदस्य बना है। और ऐसा अगर सदस्य की अगर बात की जाए तो ईरान के सदस्य बनने से संघाई सहयोग संगठन में वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कैमा हो गई है, 9 हो गई है। तो यह 9वां बना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य इसके द्वारा 100% इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य जो है वह हरियाणा बना है। उन्होंने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है रेल नेटवर्क में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि आँख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है किसके, वस्तु के आकार के वर्ग का, वस्तु के आकार के वर्गमूल का किसके बराबर होता है। तो यह होता है प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार, है ना। रेटिना, आँख की जो रेटिना होती है उस पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के समानुपाती होता है। प्रश्न संख्या 53, अनुदैर्घ्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में क्या होता है। तो इस अवस्था की तुलना में वह कम होता है। अनुदैर्घ्य तरंग जो होता है उसके संचरण में जो विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व जो है और दाब सामान्य अवस्था की तुलना में कम होता है। प्रश्न संख्या 54, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, कौन सा रंग तैयार होता है। तो जब लाल और हरा को आप मिक्स करेंगे तो दोस्तों पीला रंग बनेगा। लाल, हरा और नीला को अगर बात करेंगे, लाल, हरा और नीला एग्जामिनेशन में पूछता है। तो यह कौन से रंग हो जाएंगे, प्राइमरी कलर होते हैं, जिसको प्राथमिक रंग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध है। जर्मेनियम क्रिस्टल में जो है सहसंयोजी आबंध होते हैं, सहसंयोजी के द्वारा यह बंधा होता है। जब दो सदृश एक ही दिखने में या असदृश परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को आपस में साझा करते और उसके संयोग करते हैं तो उनके बीच उस बंधन बनता है, उसी को सहसंयोजन बंधन के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 56, एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है और उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद के द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो यह जो है इसको साथियों t बराबर समय की अगर बात करें तो u/g हो जाएगा, है ना। निर्वात की अगर बात करें तो उसमें मैक्सिमम पॉइंट तक, है ना, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए गेंद के द्वारा जो समय लिया जाएगा
वह क्या हो जाएगा, T बराबर U/G, है ना। तो यहाँ पे U की अगर बात करें तो 49 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जाएगा। और आप जानते हैं 9 गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल की अगर बात करें तो 9.8 मीटर के हिसाब से ये खींचता है अपनी ओर। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हट गया, 1 0 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 490 हो जाएगा और यह 98 हो जाएगा, यहाँ पे 98 हो जाएगा, ठीक है। तो यह 10 बार में कटेगा, यह 2 बार में कटेगा, और 2 से 10 को 5 बार में कैंसिल करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। 57 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है। तो अर्धचालक की चालकता परम शून्य ताप पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। परम शून्य ताप की बात करेंगे तो इस सिद्धांत के अनुसार न्यूनतम ताप की सीमा -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या 58। कैथोड किरणें क्या है। कैथोड किरणें जो है वह इलेक्ट्रॉनों की धारा होती है, ठीक है। कैथोड जो किरण है वह इलेक्ट्रॉनों की धारा होती है। कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं और यह सीधी रेखाओं में चलती है। कैथोड किरणें जो होती है वह केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की पूंजी है। प्रश्न संख्या 59। 59 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं, कहाँ पे, किस जगह पे। तो यह है ग्रसनी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। ग्रसनी जो है यह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है, और वक्ष जो कि आपका छाती है, वक्ष गुहा, उसमें एक जोड़ी फेफड़ा होता है और यह लाल रंग का गुलाब जैसा होता है, स्पंज की तरह। प्रश्न संख्या 60। 60वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लोहा लौह चुंबकीय होता है, कहाँ पे होता है, किस कंडीशन में होता है। तो 770 डिग्री सेल्सियस से कम जब टेम्परेचर होगा उस ताप पर लोहा क्या होता है, चुंबकीय होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 61। किस में एल्यूमिनियम नहीं होता है। तो यह दोस्तों डायोलाइट और यहाँ पे फेल्डस्पार और माइका, इसमें जो है दोस्तों एल्युमिनियम होता है, और फ्लोरोस्पार जो है इसमें एल्युमिनियम नहीं होता है। ऑप्शन बी दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। तो डायलिसिस जानते हैं किडनी से संबंधित होता है रोग में। तो वृक्क के प्रतिस्थापन में होता है, कि लीवर में होता है, कि आंत में होता है, कि पित्ताशय। तो किडनी से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। और यह जो है डायलिसिस आप सुनते होंगे, इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है उसके कम स्रावन के कारण जो है वो क्या होता है, यह किडनी में इन्फेक्शन होता है, किडनी की संबंधी परेशानी होती है इंसुलिन के कम स्रावन से। ऑप्शन सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63। सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो इसका कारण है उसका रंग जो है, लाल रंग का विक्षेपण जो है सबसे कम होता है, और अदर कलर जो है वह क्या होता है, बिखर के फैल जाता है, और इसका तरंग दैर्घ्य जो है, तरंग दैर्घ्य वह क्या होता है, ज़्यादा होता है, और विक्षेपण कम होता है, यानी कि प्रकीर्णन कम होता है। इसी कारण से लाल रंग जो होता है सूर्य उगे अथवा डूबे, निकलते समय और डूबते समय जो है वह लाल दिखता है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 64। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किस राशि x का स्थानांतरण करती है। राशि x क्या है। तो यह राशि जो है वह आपका है ऊर्जा। जो ध्वनि तरंगे आवाज़ आती है ना, ध्वनि के द्वारा जो कंपन उत्पन्न होता है तरंगे, वह एक स्थान से अन्य स्थान तक ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। प्रश्न संख्या 65। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं यह है यकृत, जिसे आप लीवर भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी अगर हम वज़न की बात करें तो यह 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है लगभग, एक अप्रोक्स है। और भोजन में जो वसा की अगर बात करेंगे तो वसा की कमी होने पर यही लीवर
कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में कन्वर्ट कर देता है। और ज़रूरी नहीं है कि यही करता है, इसके अलावा भी कई सारे चीज़ जो ज़रूरी होते हैं पोषक तत्व विटामिन का भी भंडारण किया जाता है इसके द्वारा। यकृत जो है लीवर फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन बनाता है, जो कि क्या होता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। जिसमें आप समझते हैं कि विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, नहीं, ये तो है ही है, लेकिन वो फाइब्रिनोजेन नामक जब प्रोटीन लीवर के द्वारा तैयार नहीं होगा तो रक्त का थक्का जो है, जिसको क्लॉटिंग के नाम से जानते हैं, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और जिस कारण से जिसको चोट लगेगा, है ना, जो इन्फेक्टेड रहेंगे, चोटी रहेंगे, ब्लड निकलते रहेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी अगर फाइब्रिनोजेन नामक नहीं बनाया जाएगा प्रोटीन, किसके द्वारा, लीवर के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 66, 66 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिल जाता है, तो उसमें मिलता है जठर रस। ठीक है, अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है और भोजन के अमाशय में पहुंचने पर पाइलोरी ग्रंथियों में से जो जठर रस है वह स्रावित होता है, जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। यह हल्का पीला रंग का अम्लीय द्रव होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67, मांस, अंडा, मछली का यकृत यानी कि लीवर तथा दूध में से किसका स्रोत होता है, तो यह जो है विटामिन डी का जो है प्रचुर स्रोत होता है, प्रचुर जो है मात्रा इसमें पाई जाती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वह कैल्सीफेरोल है, आप याद रखेंगे, उसका रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरोल है, कैल्सीफेरोल। प्रश्न संख्या 68 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि रक्त समूह ओ को सर्वात्रिक रक्तदाता कहा जाता है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो दोस्तों इसमें एंटीजन ही नहीं होता है। ठीक है, कोई एंटीजन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। एंटीजन की बात करें तो 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, ए और बी। ए रक्त समूह में ए एंटीजन होगा और जिसका रक्त जो है वह बी होगा, है ना, बी अगर बात करेंगे ए रक्त समूह में ए होगा और बी रक्त समूह जिसका होगा उसमें बी नाम का एंटीजन पाया जाएगा। ए बी रक्त समूह में ए और बी दोनों एंटीजन होंगे, तो अगर दोस्तों जिसके पास में ए एंटीजन है और उसको बी ब्लड ग्रुप का अगर रक्त चढ़ा देंगे तो ए इसका विरोध करेगा, है ना, और इससे रोगी की यानी कि जो भी पेशेंट होंगे उसकी मृत्यु हो जाएगी। और बी वाले को ए नहीं चढ़ा सकते हैं, और ए और बी अगर दोनों रहेगा तो इसको अगर हम ए दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ए एक्सेप्ट कर लेगा, है ना, इसको बी दे देंगे तो कोई दिक्कत, एक्सेप्ट कर लेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इसके अलावा दोस्तों प्रश्न संख्या 70 में पूछा गया है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल कितना रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71, एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है, यदि 4 सेकेंड के बाद वह धरातल पर पहुंचता है यानी कि ज़मीन पर, तो मीनार की लगभग ऊंचाई कितना होगा। ठीक है, तो हमें इसे निकालना है, तो यहाँ पे अगर साथियों इसकी अगर बात करेंगे हाइट निकालने की, है ना, तो UT प्लस हाफ GT², यह एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस माध्यम से अगर हम देखेंगे दोस्तों तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, और 2 से इसको काटेंगे 5 बार में, 5 चौका 20, 20 चौका 80 आ जाएगा, है ना, 80 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73, सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक कौन सा होता है, सब्जी के रूप में, तो शैवाल को आप खाते हैं कि कवक को खाते हैं। अगर आपने सुना होगा कि आप एक सब्जी खाते हैं, ठीक है, जिसमें आप बोलते हैं कि प्रोटीन का सबसे ज़्यादा सोर्स होता है, घर पे भी बहुत सारा इसका चर्चा किया जाता है, तो आखिर वो होता क्या है ना, तो हम अगर सब्जी के रूप में किसी को खाते हैं तो वह क्या होता है, एक कवक के रूप में खाया जाता है ना, और जब
आप जैसे मान लीजिए प्रोटीन का सोर्स है ना, प्रोटीन की अगर सोर्स की अगर बात में करेंगे तो कई सारे होते हैं, जिसमें से हमसे यह पूछा गया, शैवाल को तो आप नहीं ना खाइएगा सब्जी के रूप में, फर्न को नहीं खाएंगे, मांस को नहीं खाएंगे सब्जी के रूप में, मांस तो ये तो मीट के रूप में चला जाता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवक। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है कि डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था। तो इसका मॉडल जो है वह वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। डीएनए संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और डीएनए में 4 नाइट्रोजन और 4 एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन पाया जाता है। प्रश्न संख्या 75, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो यह स्रोत है अंकुरित अनाजों में विटामिन ई जो है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 12 को यहाँ से कंप्लीट किया है। तो आप अगर इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को क्या करें, अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को कंप्लीट से कंप्लीट देखेंगे। जब तक आप कंप्लीट नहीं देखेंगे तो सेट आपका कंप्लीट